इसराइल और यूएई के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर। वो इसराइल जो यूएई से दोस्ती के बाद भी उनको मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर रहा था और उसमें रोड़े अटका रहा था, अब ऐसी खबर आई है कि वो उनको एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी अमेरिकन मेड नहीं, खुद इजरायली मेड, जो यूएई को दिए गए हैं ईरान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मौके पर इसराइल और यूएई के दरमियान जो इतनी बड़ी डिफेंस डेवलपमेंट आई है, इसके पीछे क्या हकीकत है। वो इसराइल जो अपने दोस्त अरब ममालिक को भी डिफेंस टेक्नोलॉजी देने से कतरा रहा था, अब उसने यूएई को ये क्यों दिए हैं, इसके पीछे क्या थिंकिंग हो सकती है, हम इसकी पूरी डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका का इस रीजन में कम होता हुआ इन्फ्लुएंस और इसराइल की अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिशें, और ये कोई सडन डेवलपमेंट नहीं, इसके पीछे कई सालों का एक पूरा प्रोसेस शामिल है जिसको समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। और इस पूरे मामले में पाकिस्तान कहां पर फिट होता है, आइए जानते हैं। एक्सिस जो कि एक अमेरिकन जरीदा है, उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि इस जंग के दौरान किस तरह इसराइल और यूएई के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा है। और इसमें इसराइल ने ना सिर्फ अपना आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम यूएई के साथ शेयर किया है, बल्कि उसको ऑपरेट करने के लिए जो ट्रूप्स हैं वो भी भेजे हैं यूएई के अंदर, जिससे हमें यह पता चलता है कि इसराइल और यूएई के दरमियान मिलिट्री, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन किस तरह नेक्स्ट लेवल तक जा चुका है। और इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट इजराइल की जानिब से किसी दूसरे अरब मुस्लिम मुल्क के अंदर ये एक बहुत रेयर ओकेजन है, जिससे हमें पता चलता है कि यूएई इजराइल के साथ अपने डिफेंस रवाबित को किस हद तक मजबूत कर चुका है और ये ताल्लुकात कितने गहरे हो चुके हैं। इस जंग के दौरान हमने देखा है कि ईरान ने जीसीसी स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा यूएई को टारगेट किया है और बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं और ड्रोन्स लॉन्च किए हैं। तकरीबन 550 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने यूएई के अंदर दागे हैं और साथ क्रूज मिसाइल्स भी, और तकरीबन 2200 ड्रोन्स, जो कि यूएई के मुताबिक, यूएई के क्लेम्स के मुताबिक हमने 90% इनको इंटरसेप्ट किया है। और उसमें ना सिर्फ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स का कमाल है, बल्कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स का भी कमाल है कि इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद यूएई ने इतना बेहतर परफॉर्म कैसे किया। यानी खाली अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन्हें नहीं बचाया, जिस तरह बाकी मुल्कों में हमने देखा है, बहरीन में, कतर में या इवन सऊदी अरब में ईरानियन मिसाइल्स कई जगहों पर यानी कम स्ट्राइक्स करके पेनिट्रेट करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन यूएई के अंदर सबसे ज्यादा हमले लॉन्च किए, लेकिन उनकी एक्यूरेसी सिर्फ 10% रही, यानी 90% तक यूएई इनको इंटरसेप्ट करता रहा। और उसके पीछे क्या रीजन थी? इजराइल की, इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की, और उसमें उन्होंने यूएई की एयर स्पेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड इस तरह कायम की कि वो मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन शील्ड हो। यानी काफी हद तक इजराइल के अपने यहाँ जो सिस्टम है उसको रेप्लिकेट किया है यूएई के अंदर। और ये डेफिनेटली एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है कि किस तरह इजराइल एक अरब मुल्क की मदद कर रहा है कि जहां आयरन डोम भी डिप्लॉयड हो, यूएस का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम भी हो, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी हो, तो इन सब की एक मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन शील्ड इन्होंने क्रिएट की। और इनको ऑपरेट करने के लिए जो ट्रूप्स भेजे हैं इजराइल ने, ये भी एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। आपको याद होगा जंग के दौरान हमने देखा था कि ईरान ने यूएई के अंदर कुछ होटल्स और बिल्डिंग्स को निशाना बनाया था, ये कहकर कि यहां पर मुसाद के एजेंट्स काम कर रहे हैं। और ईरान को उस वक्त ही इंटेलिजेंस मिल गई थी कि यहां पर इजरायली काम कर रहे हैं, इसलिए उन होटल्स को निशाना बनाया गया। अब हमें नहीं पता कि वो एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से काम कर रहे थे या किसी दूसरी एक्टिविटीज में मुलविस थे, इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे या डेटा गैदर कर रहे थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था जंग के दौरान यूएई के अंदर कुछ अमेरिकन टेक कंपनीज को निशाना बनाया गया था ईरान की जानिब से, अमेज़न, ओरेकल वगैरह। और ईरान ने ये कहा था कि यहाँ हमारे खिलाफ डेटा प्रोसेस हो रहा है, और अगर हमारे खिलाफ यहाँ कोई एक्टिविटी की जाएगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और वहां उन जगहों को भी ईरान ने टारगेट किया था। अब आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का यूएई पहुंच जाना ये कोई छोटी चीज नहीं है। इजरायलीज अगर अपने लिए कोई चीज बनाते हैं तो वो उसके बारे में बड़ा सेंसिटिव होते हैं, और ये इन्होंने अमेरिकन के साथ मिलकर ही बनाया हुआ है। लेकिन ये क्लेम करते हैं कि हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। जिस तरह पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर्स प्रोड्यूस करता है, तो पाकिस्तान कहता है कि ये किसी हद तक हमारी भी प्रोडक्ट है, तो इजराइल कहता है कि आयरन डोम हमारी प्रोडक्ट है।
تو اسرائیل کے اندر جو ان کا ایک اپنا پرائیڈ ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ کسی دوسرے ملک کو ہم ایکسپورٹ کریں، اور وہ بھی ایک عرب مسلم ملک۔ تو یہاں سے آپ اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ لگائیں کہ اسرائیل نے اگر یو اے ای کو شیئر کیا ہے تو ان کی بانڈنگ کتنی مضبوط ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے بعد یو اے ای وہ دوسری اینٹی ہے جس کو آئرن ڈوم استعمال کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور یہی نہیں، یہاں پر یہ رپورٹ یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ جو اسرائیلی ایئر فورس ہے انہوں نے صدرن ایران میں ایئر سٹرائکس کی تھیں جو پوٹینشلی ان شارٹ رینج میزائل سائٹس کے اوپر جو یو اے ای پر اٹیک لانچ کرنے جا رہی تھی۔ کیونکہ اگر آپ میپ کو دیکھیں تو ساری سٹوری آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جو صدرن ایران ہے، ایران نے ان گلف سٹیٹس پر حملہ کرنے کے لیے ان بیسز کا استعمال کیا جو ایران کی ساؤتھ پر ہیں، کیونکہ وہ ان کے قریب ہیں۔ تو اسرائیل نے وہاں تک فلائی کر کے ان جگہوں کو نشانہ بنایا ایران کی جو صدرن میزائل سائٹس ہیں جو ساؤتھ میں ہیں ان کی، اور جہاں کے تھرمل سگنیچرز اور ڈیٹا لنکیجز کو کنیکٹ کر کے اسرائیلیز یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ یہاں سے سٹرائکس لانچ ہو رہی ہیں ان گلف کنٹریز کے اوپر، پرشین گلف پہ جو لایا کرتی ہیں۔ تو ان کو روکنے کے لیے بھی اسرائیل نے سٹرائکس کی ساؤتھ ایران پر۔ اور ایکسیس کی یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کی اماراتی آفیشل سے بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہمارے ملک کے اندر اسرائیل کے لیے گڈ ول میں اضافہ ہوگا، ہمارے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ اسرائیل تھا جس نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ہمیں پروٹیکٹ کیا اور اپنا ملٹری ایکوپمنٹ بھیجا ہمیں بچانے کے لیے۔ اور یہاں پر یہ رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کا اپنا آئرن ڈوم یو اے ای کو دینے کا جو فیصلہ ہے اس سے کچھ پبلک بیکلیش بھی آ سکتا ہے کہ جب ہمیں اتنی ضرورت ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کی، اس موقع پر آپ نے یو اے ای کو یہ کیوں پرووائڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ یو اے ای کے ایک فارمر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر کو کوٹ کرتے ہیں، طارق العتیبہ ان کا نام ہے۔ ان کے مطابق اسرائیل واز ون آف دا کنٹریز دیٹ ہیو اسٹیپڈ اپ ٹو پرووائڈ ریئل اسسٹنس ٹو دا یو اے ای، یعنی اسرائیل ان پہلے ممالک میں سے ہے جنہوں نے یو اے ای کو سپورٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور اس رپورٹ میں ایک اور سینئر اماراتی آفیشل کو کوٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فارگیٹ اٹ، یعنی ہم اس کو بھولنے نہیں والے جو کردار نتنیاہو کی حکومت نے ہمیں بچانے کے لیے ادا کیا ہے۔ اٹ واز اے ریئل آئی اوپننگ مومنٹ، یعنی ہمارے لیے یہ آنکھیں کھول دینے والا مومنٹ تھا ٹو سی ہو آر ریئل فرینڈز آر، یعنی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا اصل دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ اس جنگ میں ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان تعلقات میں بہتری 2020 میں ہم نے دیکھی تھی ابراہم اکارڈز کے بعد، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کروائے تھے، اس میں ان کا بہت اہم کردار تھا اور اس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا کہ یہ کیا کیا یو اے ای نے۔ اس کے ساتھ ایک دو اور عرب ممالک بھی تھے، لیکن سعودی عرب نے اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز نہیں کیے، لیکن 2020 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای اور اسرائیل بہت قریب آئے ہیں۔ سعودی عرب 2023 میں بہت قریب آ گیا تھا اسرائیل کو نارملائز کرنے کے لیے، محمد بن سلمان نے بھی کہہ دیا تھا، لیکن یہ جو جنگ شروع ہوگی، جو فلسطین کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا، سعودی عرب اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن یو اے ای کے تعلقات میں کمی نہیں آئی، وہ اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں کہ اب اسرائیل ان کو اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی دے رہا ہے۔ وہ اسرائیل جو پہلے F-35 کے حوالے سے بھی روڈیٹ کر رہا تھا، 2020-21 میں ہم نے دیکھا تھا یو اے ای چاہ رہا تھا امریکہ سے ڈیل کرنا، نہ صرف یو اے ای بلکہ سعودی عرب بھی، اور ان دونوں کو F-35 نہ ملے، اس حوالے سے اسرائیل نے لابنگ بھی کی ہوئی ہے۔ اور اسرائیل نے یہاں پر کیا موقف پیش کیا امریکنز کو کہ اس پورے ریجن میں ہمارے پاس کوالٹیٹیو ملٹری ایج ہونا چاہیے، یعنی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہ ہو اس ریجن میں، اسپیشلی وہ ملٹری ٹیکنالوجی جو ہم امریکہ سے لیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ساری ڈیٹیلز ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی تھی، جو اسرائیل کوالٹیٹیو ملٹری ایج رکھنا چاہتا ہے اس پورے ریجن میں، یو اے ای کے اوپر اور سعودی عرب کے اوپر۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ان سے آگے نکل جائے ملٹری ایج کے حوالے سے، ملٹری ایج کسی کا زیادہ ہو جائے کسی ایک ڈومین کے اندر بھی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس لیٹسٹ فائٹر جیٹس ہیں تو کسی اور کے پاس بھی نہ ہو، بے شک باقی چیزیں ان کے پاس لیٹسٹ ہیں، اگر ایک بھی چیز کسی اور کے پاس چلی گئی ہے جو ان کے لیول کی ہے وہ بھی ان کو قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے امریکنز نے ایک یہ پروپوزل بھی تیار کیا تھا کہ یو اے ای اور سعودی عرب کو ڈاؤن گریڈڈ ورژن دیے جائیں F-35 کے، اور اسرائیل کے پاس ٹاپ ٹیکنالوجی ہو، کوالٹیٹیو ملٹری ایج ہو، QME، جس سے وہ اس ریجن میں ایک بدماش کا سٹیٹس مینٹین رکھ سکے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر ہم بات کریں گے تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے۔ ان عرب ممالک کا اسرائیل کے ساتھ بیک اینڈ پر ایک اور تعلق ہے، ریجنل سیکیورٹی کنسٹرکٹ، جس کو امریکہ مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو ہم نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ریجنل سیکیورٹی کنسٹرکٹ کے ذریعے یہ جو سارے عرب ممالک ہیں پلس امریکہ پلس اسرائیل، ان کا
का एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म मौजूद है, और स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम्स के हवाले से, यानी उसमें अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स अपना किरदार अदा करते हैं। इजराइल का आयरन डोम नहीं, ये यूएई पहला मुल्क है जो आयरन डोम को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रीजनल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट के तहत अमेरिका ने इन सारे मुल्कों के अंदर एक प्रोटेक्टिव डिफेंस शील्ड कायम कर दी हुई अपनी तरफ से, जिसमें अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। यूएस ने इन अरब ममालिक के साथ जो डील्स की हुई हैं, ये उसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है कि अगर इजराइल पर कोई हमला होगा तो आपके एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव होंगे। हुसीज जब मिसाइल दागते हैं तो अक्सर सऊदी अरब और जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करते हैं। यमन का फासला काफ़ी दूर है इजराइल से, तो बीच में सऊदी अरब आता है, जॉर्डन आता है, तो सऊदी अरब इंटरसेप्ट करता है, और ये सब कुछ एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन के तहत हो रहा है। और ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन अरब ममालिक और इजराइलीज ने ईरान और हुसीस के खिलाफ किया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली ईरान इस रीजन सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट की धज्जियां उड़ा चुका है ये पिछले 2 महीनों में। ईरान ने पूरी डायनामिक्स ही चेंज करके रख दी हैं, ना सिर्फ इन मिसाइल्स को तबाह बर्बाद किया है बड़े पैमाने पर, बल्कि इन अरब ममालिक को सोचने पर मजबूर कर दिया, अपनी जो पॉलिसी थी उसको रिकंसीडर करना शुरू कर दिया है कि अब हमें अपना ये जो पूरा सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा। और उसकी एक एग्जांपल हमें नजर आती है सऊदी अरब और पाकिस्तान की डिफेंस डील। यानी इन सब को पता है, ये सब देख रहे हैं, और अमेरिका ने भी किसी हद तक इनको ये पैगामात पहुंचा दी है कि अब हमारा इन्फ्लुएंस कम होगा इस रीजन से, अब हम चले जाएंगे, लिहाजा आप अरब ममालिक जो आप हमारे दोस्त हैं और इजराइल, आपको आपस में ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे। आपको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम क्रिएट करना होगा जिससे आप सब लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हो। और कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो कि यूएई में भी जाएंगे, जो कतर में भी होंगे, जो कि इजराइल में भी होंगे, जो कि इन एयर डिफेंस सिस्टम्स की इंटीग्रेशन को बेहतर बनाएंगे, और आपको कोई भी मदद होगी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस कम होगा। लेकिन इस जंग ने इस सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट को बुरी तरह से एक्सपोज किया, और ईरान ने जिस तरह यूएस बेसिस को निशाना बनाया है, एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया, और ये खबरें भी आई हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स बुरी तरह से डिप्लीट हो चुके हैं, यानी ये कंज्यूम हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। चाहे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो या आयरन डोम हो, इन सब की बैटरीज कंज्यूम हो चुकी हैं 30% से लेकर 50% तक। और अब अमेरिकन और इजराइलीज इंतजार कर रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन को वापस बहाल किया जाए, और ये जो हम पॉज देख रहे हैं जंग के अंदर, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि इनकी अपनी फायर पावर इतनी कंज्यूम हो चुकी थी कि अगर 1-2 महीने जंग और जारी रहती तो इनके मिसाइल मिजूल सारे खत्म हो जाने थे। तो ये इन्होंने अपने आप को रीआर्म करने का एक टाइम तलाश किया है, एक टाइम बीच में निकाला है, और इसमें सीज फायर को एक्सटेंड किया है। और अगर ये पूरी कर लेते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़, तो एक बार फिर ये ईरान पर हमला कर सकते हैं। और ईरान का यही नैरेटिव है, ईरान का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इनकी मूवमेंट्स को देख रहे हैं कि ये जो वेस्ट से फ्लाइटें आ रही हैं मिडल ईस्ट में, ये फिर मिलिट्री इक्विपमेंट ला रही हैं, और इनका इरादा एक बार फिर यही लग रहा है कि हम पर स्ट्राइक करने का। जिस तरह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इस रीजन में पहुंच रहा है, अमेरिका की मिलिट्री ये कह रही है कि हम अपने आप को रीआर्म कर रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि किसी दूसरे राउंड की तैयारी चल रही है। और इसलिए ईरानियंस भी सीधे में हैं, वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिकन से कोई बातचीत नहीं करनी, और वो पाकिस्तान, ओमान के जरिए पैगामात पहुंचा रहे हैं। और ये जो जीसीसी स्टेट्स हैं जो कि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स पर रिलाय कर रही थी, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो, इनके भी जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी बड़ी हद तक कंज्यूम हो चुके हैं। और इस वक्त अरब ममालिक इधर उधर देख रहे हैं अब सिक्योरिटी गारंटीज के लिए, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें यूक्रेन है। अब अंदाजा लगाएं, अब यूक्रेन से मदद हासिल की जा रही है जो खुद जंग का मारा हुआ है। अरब ममालिक अब यूक्रेन की तरफ देख रहे हैं अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडिजिनस कैपेबिलिटीज नहीं डेवलप की पिछले कई सालों में। पहले वो अमेरिका की तरफ देखते थे, अमेरिका बुरी तरह से पिटा यहाँ पर। और ये रिपोर्ट्स, ये वेस्टर्न जरीदे कह रहे हैं कि इनके सारे जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं, जो इनका इक्विपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया ईरान ने, उसको बिल्ड होने में बड़ा टाइम लगेगा, और वो एक सिटिंग डक्स बन गई हैं। मतलब वो किसी भी वक्त उन पर हमला किया जा सकता है। ईरान सीधा हुआ है कि हमारे खिलाफ ये सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान ने इन पूरे अरब ममालिक को बड़ी शदीद धमकी दी है कि अगर जंग रिज्यूम होती है तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम क्यों अमेरिकन को बेसिस प्रोवाइड करते हो। और पिछले कई सालों में, कई दहाइयों में अमेरिकन ने यहाँ पर जो बेसिस बनाई हैं मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में, इनका मकसद यही था कि इसराइल के जो ओपोनेंट्स हैं, इसराइल के लिए जो थ्रेट कंट्रीज हैं, उनको अपना दुश्मन बनाकर
उनको टारगेट किया जाए, उसके लिए तैयारी की थी 30-40 साल। और आप देखें वो 30-40 दिनों में ही किस हद तक उसको नुकसान पहुंचा है। जो तैयारी 40 साल से कर रहे थे, 50 साल से, वो 40-50 दिनों में वह कैसे डिप्लीट हुई है, ये हम सब ने देखा है और ये ईरान ने किया है। और ये एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है कि यूएई को खाली अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा सके, उनको आयरन डोम मंगवाना पड़ा क्योंकि वहां पर इजरायली एसेट्स मौजूद थे। और यूएई और इजराइल की जो कोलैबोरेशन है, जो इनकी पार्टनरशिप है, ये हमने आपको कई वीडियोस में बताई हुई है। तो अब आप देखें, सऊदी अरब जा रहा है पाकिस्तान की तरफ सिक्योरिटी गारंटीज के लिए, यूएई जा रहा है इजराइल की तरफ। तो ये अब क्लियर हो चुका है कि इस जंग के बाद नई डायनामिक सेट होंगी, अमेरिका का रोल मजीद महदूद होगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो यही चाहते हैं कि वो मिडल ईस्ट से फोकस कम करके वो जाएं वेनेजुएला वाली साइड पर, साउथ अमेरिका जिसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर उन्होंने फोकस करना है। यहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस कम होगा। तो जब इन्फ्लुएंस कम होगा तो जाते जाते अमेरिका ने पहले चाहा था कि इजराइल को चौधरी बनाकर जाए, वो ख्वाब अभी पूरा नहीं हो पा रहा, ईरान ने जो हमले किए हैं। तो अमेरिका चाह रहा है कि जाते जाते इजराइल को इतना एम्पावर कर दिया जाए और इनके दरमियान बैक एंड पे एक मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भी बना दी रीजनल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट के जरिए, और वो भी काफी हद तक एक्सपोज हुई है, फेल हुई है। तो इसलिए अब ये सारे रीजनल ममालिक देख रहे हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस जब कम होगा तो हर कोई अपने अपने दिफा की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ गया है, यूक्रेन की तरफ गया है, कतर यूक्रेन से बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान से भी बातचीत कर रहा है। इसके अलावा ये मिडिल एशिया या वेस्ट एशिया की बात करें तो इनके आपस में भी ताल्लुकात बढ़े हैं, दिफाई मामलात बेहतर हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का करीब आना भी एक उसकी एग्जाम्पल है कि इन सबको पता है कि हमें आपस में अपना ताबुन बढ़ाना पड़ेगा और पोटेंशियल जो खतरात हैं उनसे निपटना होगा। किसी का खतरा इजराइल हो सकता है, किसी के लिए खतरा ईरान हो सकता है, तो उसके लिए इन्होंने फ्यूचर में अपने आप को सिक्योर करना है। सऊदी अरब के लिए इजराइल भी खतरा है और ईरान भी खतरा है, यूएई के लिए ईरान खतरा है, इजिप्ट को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वेस्ट एशिया में अब आ रहा है स्ट्रेटेजिकली। सऊदी अरब के साथ ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और उसके साथ ही हम देख रहे हैं गजा बोर्ड ऑफ पीस में भी पाकिस्तान की शमूलियत हमें नजर आती है। पाकिस्तान का पहले थ्रेट मेन था भारत। पाकिस्तान पहले साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स तक महदूद था और अब पाकिस्तान वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। इससे फ्यूचर में क्या हो सकता है कि पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान कंपटीशन में इजाफा हो सकता है इस पूरे रीजन में कि कौन सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करेगा अरब्स को बेहतर। और इसमें फिर पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश आएंगे। पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, पाकिस्तान को उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उसकी स्पीड को तेज करना पड़ेगा। जितने आप फाइटर जेट्स बनाते हो, आपकी फायर पावर है, म्यूनिशंस हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन को तेज करना पड़ेगा क्योंकि इजराइल के पास अपनी भी टेक्नोलॉजी है और अमेरिका से भी बेपनाह मदद आती है। अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान दोनों का पार्टनर है और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक इजरायली एनालिस्ट ने यही कहा था कि अगर हम ईरान को हरा देते हैं तो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट हमारे पाकिस्तान हो सकता है, तुर्की हो सकता है। तो इजराइल पाकिस्तान को एक पोटेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। उनको ये भी डर है कि जब यूएस चला जाएगा इस रीजन से तो पाकिस्तान कहीं अपना किरदार इंक्रीज ना कर ले इस रीजन में, तो ये भी इनको डर है। यहां भी आप देखेंगे फ्यूचर में एक मार्का लगेगा, यानी अभी तक पाकिस्तान का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था इजराइल के साथ। लोगों के ज़हनों में जरूर था इजराइल के खिलाफ जो सेंटिमेंट, जो एक एंटी इजराइल सेंटिमेंट जो इन्होंने फलस्तीन के साथ किया हुआ है पिछले 70-80 सालों में, जो कायदे आजम से शुरू हुआ था, पाकिस्तान के बानी से वो सिलसिला शुरू हुआ था जब उन्होंने तनकीद की थी और बड़े हार्श अल्फाज में। तो इसके अलावा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। एक दो जगह पे जरूर हुआ था कि हम मदद करने गए थे तो एक दो फाइटर जेट्स हमने गिराए थे इजराइल के, लेकिन इसके अलावा डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक कंपटीशन नहीं था। अब पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान आप देख सकते हैं एक डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक कंपटीशन क्रिएट हो सकता है जब अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होगा। अब यहाँ पर मुकाबला होगा पाकिस्तान और इजराइल का कि कौन बेहतर डिफेंस गारंटीज प्रोवाइड करता है। सऊदी अरब तो अभी पाकिस्तान के साथ बहुत खुश है, पाकिस्तान की इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप है और वो पिछले कई सालों से है, और यहाँ पर इजराइल उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। इजराइल यूएई के पास जा रहा है और यहाँ भी हमें पता चलता है डिफरेंट कैंप्स, यूएई और सऊदी अरब का फड्डा भी हमें यहाँ से पता चलता है कि ये दोनों ऑपोजिट कैंप्स में हैं। यूएई इजराइल से मदद ले रहा है और सऊदी अरब पाकिस्तान से। तो इसलिए पाकिस्तान को अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको मजीद मॉडर्नाइज करना होगा इन चैलेंजेस को देखते हुए। ये जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन आगे आ रहा है अगले आने वाले सालों में, तो उसको किस तरह मेंटेन रखना है और अपना जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको किस तरह कायम रखना है, और इजराइल से किस तरह, अगर इजराइल तंग करता है तो उसको किस तरह काउंटर करना
کرنا ہے उसके लिए आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है और आपकी एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। और इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की कोई अलायंस बना लेते हैं तो ये इन तीनों के लिए बहुत मुफीद होगा, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी सोच रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की को किस तरह टारगेट करना है। और सऊदी अरब यहाँ पर जीसीसी का जो सबसे बड़ा भाई है, सबसे ज़्यादा ताकत है, पैसा है उनके पास तेल है, तो सऊदी अरब की पाकिस्तान और तुर्की के साथ ये जो एक कनेक्शन बनेगा ये इजराइल को काउंटर कर सकता है। और इस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि इजरायली राइटर ने यही कहा है कि ये बड़ा डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में कि हमारा अमेरिका के साथ ताल्लुक कैसे होता है, यानी अमेरिका का पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुक है और इजराइल के साथ भी है। तो उनको पता है कि फ्यूचर में स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, लिहाजा हमें ये जो सुपर पावर है अमेरिका, जिसके पास पैसा है, असलहा है, टेक्नोलॉजी है, हमें उसको अपनी साइड पर करना है ताकि पाकिस्तान यहाँ पर ज़्यादा अपना रोल ना बढ़ा सके। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है, उनके जो इख्तलाफात हैं इजराइल के साथ और इजराइल जो उनकी बातें नहीं मानता, तो उसको डराने के लिए या उसको पुश बैक करने के लिए भी वो पाकिस्तान की मदद लेते हैं। और पाकिस्तान को ट्रंप साहब जितना इन्वॉल्व कर रहे हैं मिडल ईस्ट में, उसके पीछे रीज़न यही है कि एक बैलेंस क्रिएट किया जाए, मतलब सारा रोल या सारी पावर सिर्फ इजराइल को ही ना दी जाए, बल्कि उसमें सऊदी अरब भी हो, पाकिस्तान भी हो और नेटो का मेंबर तुर्की भी हो। तो ये कुछ लोगों के ख्याल में ये अमेरिका की अपनी स्ट्रेटजी है कि सबको थोड़ा थोड़ा अकोमोडेट कर रहा है, जबकि इजराइल क्या चाहता है कि अमेरिका सिर्फ हमें अकोमोडेट करे, हमें रीजनल पावर बनाकर जाए यहाँ से। और इसलिए मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के करीब हो रहे हैं और दोनों साइड्स की जानिब से एक दूसरे के लिए बहुत सी तारीफें आपको सुनने को मिलती हैं। और यही रीज़न है कि इजराइल ने इस मौके पर यूएई को सपोर्ट करने का फैसला किया, जो कि अपनी टेक्नोलॉजी, अपना क्वालिटेटिव मिलिट्री एज नहीं खोना चाहता था, किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, वो उन्होंने यूएई के साथ किया है ताकि इस रीजन में जो अपनी बढ़ती हुई आइसोलेशन है उसको कम किया जाए और कम से कम किसी एक को तो अपनी तरफ किया जाए। और वाकई यूएई तो इससे बहुत खुश हो गया है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इजराइल की तारीफों के पुल मान दी हैं। और इसमें सिचुएशन मजीद पाकिस्तान की फेवर में जा सकती है कि अगर ईरान की जो करंट हुकूमत है, जो करंट सेटअप है, वो अगर इजरायली और अमेरिकन एग्रेशन के सामने सस्टेन कर जाता है तो, क्योंकि अगर ईरान यहाँ पर गिर जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक और चैलेंज होगा इजराइल की जानिब से, जो वो बलोचिस्तान की साइड से पाकिस्तान को मजीद तंग करेंगे, बीएलए को सपोर्ट करेंगे और एक डायरेक्ट इनका ताल्लुक पैदा हो जाएगा बीएलए के साथ। और भारत ऑलरेडी समंदर के जरिए ईरान से कनेक्ट करता है, कुलभूषण यादव उसकी एक एग्जाम्पल है। और अगर ईरान की हुकूमत ये नहीं बचती तो फिर आप देखें भारत, बीएलए और इजराइल ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तंग करेंगे बलोचिस्तान वाली साइड पर। और इसलिए भी ज़रूरी है कि ईरान का सेटअप यहाँ पर बचे और इजराइल के ये जो मंसूबे हैं रीजनल हेजीमनी के, ये नाकाम हो। और अगर वो नाकाम होते हैं तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, गिवन कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो बेहतर हो। तो अभी चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी इस जंग के बाद। ये जो सारा उखाड़ पिचाड़ चल रहा है, ये जब नॉर्मलाइज होगा तब मज़ीद नई चीज़ें सरफेस पर आएंगी और मज़ीद नई इक्वेशन सेट होंगी कि कौन किस साइड पर खड़ा है और कौन किसका साथी है। यूएई, इजराइल और इंडिया का एक अलायंस हमें नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का एक नेचुरल अलायंस हमें नज़र आ रहा है और इसको मेंटेन रहना चाहिए। और इसके साथ ही ईरान अगर बच जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए और ये जो आज हमने एनालिसिस पेश किया है कि यूएस के कम होते हुए इन्फ्लुएंस की वजह से एक नया स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जन्म लेगा पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान, क्या इस पॉसिबिलिटी को आप देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के अंदर अपना एक स्ट्रेटेजिक रोल इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएगा या इजराइल यहाँ पर डोमिनेंस हासिल कर लेगा अपनी चालों के जरिए? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।